हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 एसएसटी का पेपर। क्लास 8 सोशल साइंस का ही पेपर है। हम कर रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो 2025 के लिए है। 2025 एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम एसएसटी की। किस सब्जेक्ट की कर रहे हैं? सोशल साइंस क्लास 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस सेक्शन ए से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो 2025 एसएसटी क्लास 8 की हमारी प्रिपरेशन है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फेमस शेर मैसूर। शेर मैसूर के नाम से जाने जो है कौन सबसे ज़्यादा फेमस थे? तो शेर मैसूर के नाम से जाने जाने थे टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था शेर मैसूर। उन्हें मैसूर का शेर कहा गया था, यानी टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान फेमस थे। हैदर अली, कई बार बच्चे हैदर अली लिख देते हैं, मगर उनके जो पुत्र थे वो टीपू सुल्तान थे जो शेर मैसूर के नाम से फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समीर इज 12 ईयर ओल्ड बॉय, ही इज वर्किंग इन अ केमिकल फैक्ट्री, आइडेंटिफाई ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स इन वॉयलेंट। तो समीर एक 12 साल का लड़का है जो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता है। आपको बताना है कि उसका कौन सा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। तो हमें पता है कि 18 साल से नीचे के जो लोग हैं, अगर वो किसी फैक्ट्री में, यानी 15 साल से नीचे के लोग जो हैं, या 18 साल से जो नीचे के लोग अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो भी केमिकल फैक्ट्री या डेंजरस फैक्ट्री में, तो उससे चाइल्ड लेबर माना जाता है। और चाइल्ड लेबर अगर कोई करा रहा है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी वो अपराध है। तो जो समीर है उससे जो केमिकल फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है, जबकि वो कितने ईयर ओल्ड है? वो 12 ईयर ओल्ड है। कितने ईयर ओल्ड है? 12 ईयर ओल्ड है। तो उसका जो राइट्स है वो राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको करा जा रहा है। तो उसको क्या करा जा रहा है? एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। मतलब उसे बचपन में जो पढ़ाई करनी चाहिए, खेलना चाहिए, उसकी जो बॉडी का विकास होना चाहिए, वो सब चीज़ें रुक रही है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। ऐसी कौन सी इसमें एग्जाम्पल है जो जो हम कॉमन प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल बोलेंगे? तो देखो, अगर प्राइवेट वेल की बात करें तो वो प्राइवेट है, प्राइवेट हाउस यानी किसी का घर, प्राइवेट कार किसी घर। मगर पब्लिक पार्क, इसे हम कॉमन प्रॉपर्टी बोलेंगे। यानी सरकार जो पार्क जो होते हैं हमारे इलाके में, उसमें कोई भी जा सकता है, तो उसे हम कॉमन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्योंकि पब्लिक पार्क जो होता है, उस पार्क की मेंटेनेंस का खर्चा हम पब्लिक से ही लिया जाता है। तो पब्लिक पार्क क्या है? एक कॉमन प्रॉपर्टी है जिसमें सब लोग जा सकते हैं और उसके लिए कोई रोक नहीं है। क्लियर है बेटा? तो हम कर रहे हैं एसएसटी क्लास 8 एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। किसकी कर रहे हैं? एनुअल एग्ज़ाम 2025 जो आपका पेपर अब होने वाले हैं एसएसटी का 2025, हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी आप चैनल पे मैथ साइंस इंग्लिश की वीडियो भी देख सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, अगर आप इन पेपरों को अच्छे से कर लेंगे तो आपके 35 to 40 मार्क्स इन्हीं पेपरों से पक्के हो जाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो आपके और अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो विदाउट ट्यूशन भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर चुने? राज्यसभा में 233 मेंबर चुने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो राज्यसभा में कितने मेंबर चुने जाते हैं? 233। और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो कभी भी डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्योंकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो राज्यसभा के मेंबरों को सेलेक्ट करते हैं। तो राज्यसभा के कितने मेंबर चुने जाते हैं? 233। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपको। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। यहाँ पे 2 पार्ट दे रखे हैं, इनमें करेक्ट मैच देने को बोला गया है। तो आपको करेक्ट मैच क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फीचर आइडेंटिफाई द क्रॉप फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बोला है किस
क्रॉप को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। तो इस क्रॉप का नाम को किस नाम से बोला जाता है? गोल्डन फाइबर के साथ। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोडक्ट। इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा इसको उगाया जाता है, यानी क्रॉप का नाम क्या है? गोल्डन फाइबर। और सबसे ज़्यादा ये कौन से देशों में बनती है या उगती है, कह सकते हो, एग्रीकल्चर होता है तो इंडिया और बांग्लादेश में। तो जूट जो है उसको हम गोल्डन क्रॉप बोलते हैं। जूट को क्या बोलते हैं बेटा? जूट को हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉप या गोल्डन फाइबर। क्या बोल सकते हैं इसे? गोल्डन फाइबर बोलते हैं। क्लियर हो गया? सबसे ज़्यादा ये इंडिया में और बांग्लादेश में आपको मिलेगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है, बोला टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन वॉज दैट स्कूल शुड बी प्लेस वेयर द चाइल्ड्स आर हैप्पी। टैगोर का आइडिया है शिक्षा के प्रति कि स्कूल जो है उन जगहों पे होना चाहिए जहाँ बच्चे खुश रहे, वेयर देयर कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव। बच्चे जो पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ें और क्रिएटिव हों, उनकी सोच बढ़े। एक्साइटिंग स्कूल्स आर किलिंग द नेचुरल डिज़ायर। एग्जिस्टेंस स्कूल्स आर किलिंग द नेचुरल डिज़ायर। तो आजकल के जो स्कूल हैं उनमें बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता ऑफ द चाइल्ड, और वो क्रिएटिव भी नहीं हो पाते, हर सेंस ऑफ वंडर, ना उनकी सोच बढ़ पाती। मेंशन द टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें कैसी एजुकेशन हमारी होनी चाहिए, विच इज़ एडवोकेट थ्रू द। तो पहली बात तो स्कूल जो है फ्री फ्रॉम फियर। स्कूल ऐसे होने चाहिए कि बच्चों को स्कूल जाने में डर ना लगे। ये ना हो कि स्कूल में बच्चों को स्कूल में होमवर्क का प्रेशर है कि बच्चों का होमवर्क नहीं हुआ। होमवर्क करना अच्छी बात है, पर अगर बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो टीचर को इस तरीके से उन्हें समझाना चाहिए कि वो होमवर्क धीरे धीरे करना शुरू कर दें। और जो भी चीज़ें हैं जैसे आज की डेट में प्रोजेक्ट हैं या इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को डराया ना जाए। स्कूल क्या हो, बच्चे को उसकी सोच को बढ़ाएं, उसकी क्रिएटिव सोच। अगर वो पढ़ रही अच्छा रहा है तो खेले अच्छा, वो वोकेशनल चीज़ों में अच्छा हो, सिंगिंग डांसिंग कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छा होगा, मगर स्कूल इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 2। अगर इमेजिनरी स्कूल होंगे तो बच्चों को उन स्कूलों में जाने में मज़ा नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। लोकसभा में जो है लीडर कौन होता है रूलिंग पार्टी का? देखो बेटा, बोला रूलिंग पार्टी का मतलब समझ लो। रूलिंग का मतलब वो पार्टी, वो सरकार जो करंट में काम कर रही है। जैसे दिल्ली में रूलिंग पार्टी कौन है? आम आदमी पार्टी। देश की रूलिंग पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। समझ आ गया है ना? तो जो जिस राज्य या जिस देश में क्या होता है उसका हेड होता है उसे रूलिंग पार्टी बोलते हैं। अब तो समझ आया ना? दिल्ली में आम आदमी पार्टी रूलिंग पार्टी, देश के लिए मोदी रूलिंग पार्टी, यूपी में योगी यानी बीजेपी ही रूलिंग पार्टी है। क्लियर है? रूलिंग पार्टी। तो बोला जो रूलिंग पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है लोकसभा में वो कौन होता है? तो जो रूलिंग पार्टी का लीडर होता है वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारे देश का प्रधानमंत्री, वो द प्रेसिडेंट, हमारे देश का, सॉरी, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रूलिंग पार्टी का लीडर होता है, प्रेसिडेंट तो नहीं होता। प्रेसिडेंट क्या है? वो तो फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री है। प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, याद रखना, फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री होता है प्रेसिडेंट हमेशा। पर जो रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है, ठीक है, वो कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज बंगाल डिवाइड। देखो बंगाल कब डिवाइड हुआ? तो बंगाल वाज डिवाइड इन 1905। 1905 में बंगाल क्या हुआ था बेटा? डिवाइड हो गया था, दो हिस्सों में बट गया था। तो बंगाल वाज डिवाइड इन 1905। तो हम कर रहे हैं एसएसटी क्लास 8 एनुअल एग्जाम 2025 की तैयारी। किसकी कर रहे हैं? 2025 की तैयारी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ये, तो आप ध्यान रखें। एसएसटी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट इनमें से कौन सी है? देखो पब्लिक सेक्टर यूनिट का मतलब ऐसी यूनिट या ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सरकार का योगदान हो, यानी सरकार उसमें काम करे। तो वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स।
तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या है, एक साइंस, जो साइंटिस्ट वगैरह या जिनका एयरक्राफ्ट वगैरह से इंटरेस्ट होता है भी बोल सकते हैं, तो वो ठीक है, ये गवर्नमेंट की है, तो इसको हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। क्लियर है, और सारी पब्लिक नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेफरेंस द टू इंडियन जुडिशरी। जो इंडियन जुडिशरी यानी भारत का जो कानून है, जुडिशरी का मतलब होता है कानून, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, तो जो भारत का कानून यानी कोर्ट की बात हो रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, तो जो इंडियन जुडिशरी जो है यानी भारत का जो कोर्ट है भारत, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रू स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट है, नो वन हैज़ द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी में डायरेक्ट जाने का किसी के पास कोई एक्सेस नहीं है, अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड इज मैंडेटरी बिफोर अप्रोचिंग द जुडिशरी। जो गवर्नमेंट जो है अप्रूव्ड जो है मैंडेटरी होना चाहिए जुडिशरी के लिए। इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और इंडियन जुडिशरी डज नॉट हियर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इंडियन जुडिशरी जो है पब्लिक लिटिगेशन को नहीं सुनती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। जो भारत का कानून है यानी जो भारत के कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर या कोई गवर्नर कोई गलत काम करेगा, कोई किसी भी पोस्ट पर हो, अगर वो गलत काम करेगा तो इंडियन जुडिशरी उसे पनिश कर सकती है, उसे सजा सुना सकती है, उसे जेल भेज सकती है। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर उसने भ्रष्टाचार करे हैं या कोई गलत क्राइम करे हैं और उसके खिलाफ वो चीज़ें क्या होती हैं, प्रूव हो जाती हैं, तो इंडियन जुडिशरी के पास पावर है कि वो उस प्राइम मिनिस्टर, उस सीएम, उस गवर्नर या कोई और ऊंची पोस्ट पे भी व्यक्ति है तो उसे क्या कर सकती है, पनिश करके उसे जेल भेज सकती है। तो इंडियन जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट है, क्लियर हो गया, इंडियन जुडिशरी क्या होती है बेटा, इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है, तो याद रखना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बर्थ रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000, यानी 1000 लोगों में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, जिंदा हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, लाइव बर्थ कर रहे हैं, उसे बोलते हैं बर्थ रेट। ठीक है, और बर्थ रेट की काउंटिंग किससे में करती है, 1000 से करी जाती है, तो हमेशा किससे करी जाएगी, 1000 से बर्थ रेट की काउंटिंग करी जाएगी। तो नंबर ऑफ लाइव्स बर्थ पर 1000, तो उसे बोलेंगे बर्थ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और बोला है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट कौन होते हैं, एसटी, पता है ना, एसटी जो आदिवासी लोग हैं ना शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, और उन्हें शेड्यूल एसटी सॉरी एससी, शेड्यूल कास्ट कौन होता है, एससी, जो निम्न जाति के लोग होते हैं जैसे हरिजन्स, वो एससी है, और शेड्यूल ट्राइब जो है आदिवासी, इन्हें बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब, पहले याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि इनके लिए क्या क्या कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला जो स्टेटमेंट दे रखी है देख लें आप, तो स्टेटमेंट कौन कौन सी दी है, स्टेटमेंट दी है इन दोनों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए भी और शेड्यूल ट्राइब के लिए। जो स्टेटमेंट है पहला, दिस एक्ट प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये एक्ट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। कौन सा एक्ट है, एक्ट 1989। दिस एक्ट इज न्यूट्रल एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये गलत है। और दिस एक्ट कंसिडर्स द क्राइम कमिट अगेंस्ट द पीपल बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आर स्पेशल टाइप ऑफ क्राइम एंड ऑल्सो प्रोवाइड द पनिश फॉर एक्यूज। ठीक है, तो अगर कोई, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ कहने का मतलब है जो एक्ट है 1989, कौन सा एक्ट है, 1989, इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से उनकी जाति के कारण उनके साथ पक्षपात करता है, मतलब उन्हें किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा कि वो नीची जात के हैं, या उनको किसी होटल में एंट्री नहीं मिल रही, या कोई बस में यात्रा करने से मना कर रहा है कि वो निम्न जाति के हैं, तो इस एक्ट में अगर ऐसा करता है तो उन्हें सजा होगी। दूसरा, इस एक्ट में अगर कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर अलग से केस चलाया जाएगा। वो केस नॉर्मल केस की तरह नहीं चलाया जाएगा, उनको मतलब उनके लिए जो कोर्ट होगा वो कोर्ट में भी थोड़ी उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी और उनके लिए
अलग से कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ अगर कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर जो केस होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड इसके करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टोटल सैंक्शन पोस्ट ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जज की टोटल कितनी पोस्ट होती हैं? तो 34 पोस्ट होती हैं। तो जज कितने हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34 जजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इन द क्वेश्चन गिवन आर स्टेटमेंट मार्क असर्शन रीजन असर्शन है कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नेसेसरी, यानी पानी को बचाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर इज वेरी लेस, ये भी ट्रू है। पोर्टेबल वाटर कौन सा वाटर होता है? यानी मीठा पानी जो लेक से मिलता है हमें, उस पानी को बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। ये पोर्टेबल वाटर पीने योग्य पानी होता है, यानी इस पानी को हम डायरेक्ट पी सकते हैं। और इसके अलावा जो पानी हमें समुद्र वगैरह से मिलता है या अर्थ से मिलता है वो पानी को हम डायरेक्ट नहीं पीते, हम उसे आर ओ वगैरह से फिल्टर करके पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल भी होते हैं और इम्प्योरिटी भी होती है। मगर जो पोर्टेबल वाटर होता है जो उसे हम डायरेक्ट पी सकते हैं, ये पानी फिल्टर वाटर होता है, इसमें अच्छे मिनरल्स होते हैं। तो पानी बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि पानी ही लाइफ है, बिना पानी के लोग जी नहीं सकते। तो पानी बचाना चाहिए। और अवेलेबिलिटी जो पोर्टेबल वाटर यानी पीने वाला जो पानी है, साफ पानी जो है वो बहुत कम है, गंदा पानी तो बहुत है, साफ पानी बहुत कम है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी थ्री है सही है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हम कर रहे थे SST क्लास 8 कौन सा एनुअल एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप मैथ साइंस इंग्लिश और की वीडियोस भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहते हैं जो आपके पेपरों में हर बार आते हैं। तो आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड को भी वीडियोस शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। विदाउट ट्यूशंस अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ें। हमारी वीडियोस अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको देखकर ही वीडियो से क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे, बल्कि एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आने लगेंगे।